दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसके ऊपर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई और सबसे ज्यादा कमेंट्स यही आ रहे कि भैया बिक गए हो क्या। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं पूरी मीडिया को ऑब्जर्व कर रहा था, मैं देख रहा था गवर्नमेंट क्या बोलेगी, मैं देख रहा था पाकिस्तान क्या बोलेगा और उसके कंबाइंड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जल्दबाजी में अगर मैं वीडियो बनाता तो 8-9 लाख व्यूज तो आ ही जाते, पर मैं व्यूज के चक्कर में तुम लोगों के सामने मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि भैया एक बार हमारी वीडियो को जितनी बकवास करनी है वो कर ले, उसके बाद जो छठा के एकदम सही चीजें आएंगी ना वो लाके मैं तुम लोगों को बताऊंगा। तो मैक्सिमम लोगों को दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में कॉन्टेक्स्ट होगा, जिनको नहीं है मैं थोड़ी देर में देता हूं। पर अभी पाकिस्तान क्या कर रहा है, वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर मैं पाकिस्तान का पार्ट क्यों ऐड कर रहा हूं तुम्हें वीडियो के आगे चलते हुए समझ आएगा। सबसे पहले तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें नहीं पता तो हम लोग 2 वॉर्स अभी लड़ रहे हैं और काफी टेरर ग्रुप चाहते हैं कि हम लोग तीसरी वॉर भी लड़े। पहली वॉर जो हम लड़ रहे हैं वो है जियोपॉलिटिक्स के अंदर, दूसरी वॉर जो हम लड़ रहे हैं वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर, और तीसरी वॉर जो टेररिस्ट चाहते हैं वो है पाकिस्तान के साथ। सबसे पहले दिल्ली का एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट कि भैया दिल्ली के अंदर एक गाड़ी के अंदर बम फटा। इनिशियली ये सोचा जा रहा था कि शायद ये एक सीएनजी बॉम्ब भी हो सकता है। देख के सबको समझ आ रहा था कि भैया वो सीएनजी नहीं फटी है क्योंकि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। फिर भी हमारी सरकार ने बहुत जल्दी कुछ भी अनाउंस नहीं किया, बहुत तसल्ली से चेकिंग करवाई और लेट नाइट के अंदर यूएपीए के अंदर एफआईआर रजिस्टर कर ली गई, जिसका मतलब होता है टेरर एक्टिविटीज इंक्लूडेड थी। अभी ये चीज पता करने में कि भैया ये बॉम्ब था या फिर सीएनजी था, हमारे लोगों को इतना टाइम पता क्यों लग गया, क्योंकि वो जो बॉम्ब था ना वो अनप्रिपेयर्ड बॉम्ब था। वो अनप्रिपेयर्ड कैसे बना, क्या हुआ, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर इंडिया के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उससे अगले दिन बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है पाकिस्तान के अंदर, और कहां पे होता है, सेम गाड़ी के अंदर, और पाकिस्तान डायरेक्टली ब्लेम कर देता है इंडिया को। जबकि ब्लास्ट होने के तुरंत बाद टीटीपी ने उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। टीटीपी को ना तहरीके तालिबान पाकिस्तान, एक ऐसा गुट जो पाकिस्तान के एक हिस्से को पाकिस्तान से अलग करना चाहता है और इसी के लिए वो बार बार टेरर एक्टिविटीज पाकिस्तान के अंदर करता रहता है, जिसका इंडिया से कोई भी लेना देना नहीं है। और इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तुम लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हो। बट ये सारी चीजें होने के बाद भी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा हाफिज ने एक स्टेटमेंट दी। उसने बोला कि भैया हम लोग रेडी हैं इंडिया और अफगानिस्तान के साथ एक साथ वॉर करने के लिए। अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर का कॉन्टेक्स्ट तो तुम्हें पता है और थोड़ा बहुत आगे बताऊंगा भी। अभी अफगानिस्तान की वॉर का अगर तुम्हें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो इनके पीछे फाइट चल रही थी, जिसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बना रखी है, तुम लोग उसको जाके देख सकते हो। बस बेसिक कॉन्टेक्स्ट दे दूं तो ये जो टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान है ना, इसको शरण दे रखी है अफगानिस्तान ने, और इसी चक्कर में पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करता है। सिंपल है, शॉर्ट में समझ गया। अभी मुद्दा कुछ और है, वहां चलते हैं। पाकिस्तान अपनी बकवास करे जा रहा है, हमारे पास जो अटैक हुआ उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है कि भैया वो किस तरफ से हुआ। लोगों को पकड़ा जा रहा है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है। हमारी मीडिया ने पाकिस्तान का नाम भी ले लिया, तुर्की का नाम भी ले लिया। उनकी बातें मत सुनो, तब तक हमको किसी की भी बात नहीं सुनती है जब तक गवर्नमेंट ऑफिशियल कुछ भी ना बोले। और अभी हम लोग आगे क्या करने वाले, इसके ऊपर अमित शाह का स्टेटमेंट आया, पर उसके ऊपर हम लोग एंड के अंदर बात करेंगे। अभी मुद्दे के ऊपर चलते हैं। अभी जो अटैक हुआ था इसके अंदर काफी लोगों का नाम सामने आ रहा है, एक कॉलेज का नाम आ रहा है, 3-4 डॉक्टर्स का नाम आ रहा है, और ये सारी चीजें तुम लोगों ने मीडिया के अंदर ऑलरेडी देख ली होंगी। और मीडिया के साथ साथ तुम लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर एक और चीज देखी होगी कि भैया मुस्लिम हेटेड कंटेंट बहुत आ रहा है। सबसे पहले समझो कि इस टाइप के अटैक्स का मेन रीजन क्या होता है। हम सबको पता है कि भैया अटैक होगा, उसको हर कोई कंडम करेगा, हिंदू भी करेगा, मुसलमान भी करेगा, और उसके अंदर मुसलमान लोग भी मर रहे हैं। कोई भी आदमी इस टाइप के अटैक से खुश नहीं होता। बट उसके बाद क्या होता है, सोशल मीडिया के ऊपर ना एक बबल बन जाता है, जिसका पाकिस्तान के काफी फेक अकाउंट्स ना फायदा उठाते हैं। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया था ना, कितने सारे हिंदू नाम के फैन पेजेस डिलीट कर दिए गए थे ट्विटर से। और क्यों कर दिए गए थे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का कहना था कि वो सारे अकाउंट पाकिस्तानी चला रहे हैं, और उन अकाउंट्स का टोटल काम क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना। आज की डेट में बहुत हाई चांसेस है कि तुम्हारा सोशल मीडिया भरा होगा या तो मुस्लिम्स के खिलाफ या फिर मुस्लिम के ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ। तुम लोग वीडियो देख रहे होगे कि भैया एक हिंदू आता है, किसी मुस्लिम की रेडी तोड़ के चला जाता है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, या फिर मुसलमान जो है वो इंडिया के ऊपर नारे नहीं लगा रहे, मुसलमान जो है वो इंडिया के हक में बात नहीं कर रहे, वो कह रहे भैया हम तो ऐसा गुंडागर्दी करेंगे। ये सारा का सारा जो कंटेंट है ना, कलेक्टेड कंटेंट है और चेरी पिक किया हुआ है। 140 करोड़ लोगों के अंदर से कोई 50 लोगों का कंटेंट है जो आप लोगों को रिपीट पे दिखाया जा रहा है, जिससे आप लोगों का माइंड ये नैरेटिव सेट कर ले कि भैया हिंदू या तो मुसलमान ऐसे ही होते हैं, और सिर्फ एक बॉम्ब ब्लास्ट डिवाइड एंड रूल शुरू कर दे। तो इस टाइप का आपके सोशल मीडिया के ऊपर जो भी कंटेंट आ रहा है उसके ऊपर सबसे पहली बात ट्रस्ट नहीं करना। सेकंड, उसको नॉट इंटरेस्टेड की कैटेगरी में डालो या फिर रिपोर्ट करना शुरू करो। अगर आपकी फीड बॉम्ब ब्लास्ट के बाद एकदम से खराब हो गई है तो आपको समझ आ रहा होगा, आपके पास कॉमन सेंस होगी कि भैया क्यों होगी, कहां से ये इतने सारे पेजेस एकदम से उठ के आगे जिनको करोड़ों में रीच आ रही है। और दूसरी बात में चले तो ये हमारी प्यारी मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन हर टाइम हर बार फैलाई। इस बार इन्होंने एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई कि भैया तुर्की भी इस चीज के अंदर इन्वॉल्व था।
And we're now getting you details of a murky Turkey link that has emerged in connection to the Red Fort blast. और ये इन्फॉर्मेशन हमारी गवर्नमेंट ने नहीं बोली है। टू बी स्पेसिफिक, इंडिया टुडे और न्यूज 18 ने ये चीज बताई कि इनकी जो भी ट्रेनिंग हुई थी वो तुर्की के अंदर हुई थी, और इसके ऊपर तुर्की ने रिएक्ट भी किया कि भैया इंडिया के न्यूज चैनल्स के ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन चल रही है उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, और हमारे न्यूज चैनल ऐसी जो भी बकवास दिखाए हम लोगों को उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। अगर ऐसी कोई भी स्टेटमेंट हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल से आती है तो एक बात अलग है, बट मीडिया भाई जो लोग ट्रेजेडी का धंधा करते हैं ना उनके ऊपर विश्वास कभी मत किया करो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हमारा देश अभी फेस कर रहा है वो है अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन की। हम सबको लगता है कि भैया घर का नाश्ता इज इक्वल टू हेल्दी, बट अगर तुम लोगों को सच बताऊं तो ज्यादातर इंडियन ब्रेकफास्ट इनकम्प्लीट है। पूरी, पराठा, चाय, बिस्किट, इसमें ऑलमोस्ट जीरो फाइबर होते हैं, जीरो प्रोटीन होता है। इसलिए हमारे देश में 101 मिलियन से ज्यादा लोग डायबिटीज से सफर कर रहे हैं और 135 मिलियन से ज्यादा लोग प्री डायबिटिक है, फिर भी हम लोग हेल्थ के नाम पे सिर्फ स्टेप्स मॉनिटर करते हैं। इसलिए जरूरी है सुबह की सही शुरुआत। अपने ब्रेकफास्ट के पोर्शन को थोड़ा सा कम करके उसके साथ ऐड करो प्रोटीन एक्स का डायबिटीज केयर। इसके अंदर हाई फाइबर के साथ हाई प्रोटीन है जो ग्लूकोज को धीरे धीरे रिलीज करता है, जिससे ऑब्वियसली शुगर स्पाइक कम होती है, एनर्जी ज्यादा देर तक रहती है। और ये प्रोटीन एक्स डायबिटीज केयर क्लिनिकली प्रूवन है और आपके ब्लड शुगर लेवल को 59% तक रिड्यूस करने के लिए काम आता है। और वर्ल्ड डायबिटीज डे के दिन इन्होंने अपने 400 ग्राम पैक के साथ बीटो के साथ पार्टनरशिप करी है, जिसमें ये लोग तुम्हें 400 ग्राम का पैक खरीदने के साथ साथ एक बीटो का ग्लूकोमीटर शुगर को ट्रैक करने के लिए एकदम फ्री में दे रहे हैं, जिससे आप लोग डायरेक्टली फोन से कनेक्ट करके अपनी रीडिंग ले सकते हो और अपनी रिपोर्ट्स को डॉक्टर्स और अपनी फैमिली को शेयर भी कर सकते हो। और ये सेम डिवाइस मैंने मेरे पेरेंट्स के लिए भी ले रखा है, तो अभी अपनी वॉच के अंदर स्टेप्स को काउंट करने के साथ साथ अपनी शुगर और डाइट को भी ट्रैक करना शुरू करो। अगर इसको खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर लिंक मिल जाएगा, और ये ब्लिंकिट के ऊपर भी अवेलेबल है। अभी मैं तुम लोगों को इतना बोल रहा हूँ ना कि आप किसी पे विश्वास मत करो, ना ही सोशल मीडिया के ऊपर करो, ना ही मेरे ऊपर करो, ना ही मीडिया के ऊपर करो, तो तुम लोग पूछोगे कि यार गवर्नमेंट कुछ क्यों नहीं बोल रही है। फिर आगे पॉइंट ये कि यार जितनी इन्फॉर्मेशन अभी तक कलेक्ट हुई है ना, गवर्नमेंट को इस अटैक के बारे में पहले से पता था। उनको ये नहीं पता था कि ये अटैक इस टाइम पे होने वाला है, इनको ये पता था कि एक अटैक होने वाला है जिसको गवर्नमेंट ने काफी हद तक रोक भी दिया था, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। बट गवर्नमेंट अभी उस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर वो अभी क्लूज देना शुरू करेंगे मीडिया के अंदर तो ऐसा काफी हाई चांसेस है कि वो लोग भाग जाए जिनको ये लोग पकड़ने वाले। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर ना बना के उनको उनका काम करने देना चाहिए। बट ये सारी चीज के बाद में ना तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि यार हम लोग ना हर बार पाकिस्तान को बहुत जल्दी ब्लेम कर देते हैं इन द सेंस हमारे पास काफी जल्दी इंटेलिजेंस आ जाती है कि भैया इसके पीछे हाथ किसका। बट इस बार 3-4 दिन हो चुके हैं, हम लोगों ने तो बॉम्ब डिक्लेयर करने में भी इतना टाइम लगा दिया था। हम लोग एक्चुअल में कर क्या रहे, पहले पुलवामा अटैक हुआ, फिर पहलगाम अटैक हुआ, हमने बहुत इंस्टेंटली ये चीज डिक्लेयर कर दिया था कि ये पाकिस्तान की साइड से हुआ। और अभी हम लोग इतना वेट कर चुके हैं कि पाकिस्तान उल्टा हम पे ब्लेम लगा रहा है कि भैया ये जो टीटीपी ने बम फाड़ा ये हम लोगों ने फड़वा दिया। एक्चुअल में इंडिया के अंदर ना एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन चल रही है, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए ना तुम लोग एक राहुल गांधी की क्लिप देख सकते हो। Any act of terror is an act of war. Now, do you understand what this statement is saying? What this statement is saying is that any terrorist now who wants to make India fight a war, मतलब आपने पूरी की पूरी पावर आतंकवादियों को उठा के दे दी कि भैया आपको युद्ध चाहिए ना, आप एक अटैक कर दो, युद्ध हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के टाइप के बाद एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट हमारी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी कि भैया एक्ट ऑफ टेरर इज इक्वल टू एक्ट ऑफ वॉर। इसका मतलब ये था कि भैया अगर दोबारा कोई भी टेरर एक्टिविटी होती है इसको हम ये मान के चलेंगे कि आप लोग हमको वॉर के लिए उकसा रहे। और उस टाइम पे ना हम सबको स्टेटमेंट सुनने में बहुत पावरफुल लग रही थी कि भैया हम इतने बड़े देश है, अगर कल को हमसे पंगे लिया तो भाई मरोगे। बट ना उस टाइम पे राहुल गांधी ने एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सामने लाके रखा था, और उस टाइम पे ना ये क्लिप ना ही ज्यादा फैली थी और ना ही हम लोगों के सामने आई थी, पर अभी देखने में सेंस बना रही है। राहुल गांधी ने बोला था कि भैया ऐसे तो कोई भी टेररिस्ट आगे एक नई वॉर शुरू करवा सकता है। इंडिया और पाकिस्तान की वॉर सिर्फ और सिर्फ एक टेरर अटैक दूर होगी। तो क्या एक टेररिस्ट के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो दो देशों की युद्ध करवा सके? एंड ये क्वेश्चन आज की डेट में सही में कंसर्निंग लग रहा है। और मैं राहुल गांधी की जब ये स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं, दैट डजंट मीन कि भैया राहुल गांधी अभी जो भी बोलेगा सही बोलेगा। नो हेट टू एनीवन, पर मेरे को राहुल गांधी ऐसी सिचुएशंस के अंदर एक अच्छा डिसीजन मेकर कभी कभी कम ही लगता है, क्योंकि कभी कभी जो वो स्टेटमेंट देते हैं ना, तो वो स्टेटमेंट देते हुए ये नहीं देखते कि ये प्रो इंडिया स्टेटमेंट है या फिर नहीं। मोस्टली उनकी स्टेटमेंट्स में एक सेंस आ रही होती है कि भैया उनको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को क्रिटिसाइज करने के लिए देनी है, क्योंकि जैसे ही अटैक हुआ था ना सभी के सभी कंसर्न हो गए थे कि भैया अटैक हो गया। सभी देख रहे थे यार कितने लोग मरे हैं, कितने लोग डैमेज हुए, कितना बड़ा अटैक हुआ है, कहां से हुआ है, किसने किया, क्यों हुआ, सबका इस पे ध्यान था। कांग्रेस के अकाउंट से सिर्फ 10 मिनट के अंदर क्लिप्स आने लगी थी कि भैया अमित शाह की फोटो लगी हुई है और नीचे लिखा हुआ रिजाइन करो। कांग्रेस ने एक अलग ही पॉलिटिकल मुद्दा चलाना शुरू कर देती है, जो कि उनका काम भी है, ठीक है। बट क्योंकि मैंने एक चीज कोट कर दी राहुल गांधी की, दैट डजंट मीन तुम उस पर भरोसा ही कर लो, क्योंकि इस टाइम पे जिस पे भरोसा करना हमारे लिए सबसे बेटर होता है वो है हमारी खुद की चुनी हुई गवर्नमेंट। आज की डेट में हमने बीजेपी चुन रखी है तो उनकी सुनेंगे, कल को जब कांग्रेस चुन लेंगे तो उनकी सुनेंगे, क्योंकि जब कोई आदमी क्रिटिसाइज कर रहा होता है ना, कभी कभी वो पावर के लिए फालतू में कर देता है। बट जो बंदा उस चेयर के ऊपर बैठा होता है ना, उसको प्रोज एंड कॉन्स दोनों दिख रहे होते हैं कि भैया क्या करना है, जनता की सुन के कोई
कोई एक्शन लेना है या फिर समझदारी से जवाब देना है। तो इस इंसिडेंट के बाद सबके मन में एक ही क्वेश्चन था कि भैया क्या ये टेरर अटैक एक एक्ट ऑफ वॉर है, क्या इसका नाम हम लोग पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली लेंगे? क्योंकि इस टाइम पे मानो या फिर ना मानो भाई हम लोग एक वॉर की सिचुएशन में नहीं है। अभी अगर कल को हमारी गवर्नमेंट एक वॉर इनिशिएट करती है तो मैं उनके 1000% साथ, क्योंकि वो लोग हमसे 1000 गुना ज्यादा समझदार हैं, देश के लिए एक सही चीज सोच सकते हैं। बट अगर जियोपॉलिटिकल या फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लेवल पे देखा जाए तो हम लोग अभी रेडी नहीं है। हमारे साथ हमारी खुद की मीडिया नहीं खड़ी, हमारे सोशल मीडिया ऑलमोस्ट रिग्ड हो चुकी है, सबकी फीड खराब, गलत इंफॉर्मेशन अगर वॉर हुई तो हमारे पास आनी गारंटीड है। और रही बात सेकंड जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स इस वॉर के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी प्ले करेगी। पहले भी तुम लोगों ने 50 बार ट्रम्प को बोलते हुए सुन लिया होगा कि भैया मैंने वो रुकवाई है, मैंने रुकवाई है, मैं था वो आदमी, वो अटेंशन सीकर कुछ भी करता लिटरली। और अभी की डेट में ग्राउंड रियलिटी में हम लोग यूएस के साथ डील साइन कर रहे हैं। अभी वो डील साइन होने में 10 दिन भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, 10 महीने भी लग सकते हैं। हम लोग नेगोशिएशन स्टेज के ऊपर हैं, जो भी इंडिया के ऊपर फालतू टैरिफ लगे उसको हटाने की बात हो रही है और कुछ बातें हम लोग यूएस की मान रहे हैं। क्योंकि बिजनेस के अंदर हम लोग यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है तो हो सकता है कि भैया यूएस फ्रेंडली डील आए, और वो सारा का सारा एक डिफरेंट मुद्दा है। पर अभी हम लोग चाइना के साथ भी एक अच्छी स्टेज के ऊपर है और यूएस के साथ भी हम लोग एक अच्छी स्टेज बना रहे हैं। तो इस टाइम पे वॉर करना हमें नहीं पता कि यूएस हमारे ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा और चाइना हमारे ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि चाइना से हमने अभी नई ताजी दोस्ती करी है और यूएस तो कभी भी दल बदल हुआ पलट जाता है। और सेम वैसे चाइना भी है, पर अभी दोस्ती हुई है, कैसा रिएक्शन होगा क्या होगा पता नहीं। तो जब भी आप लोग मैदान के अंदर उतरते हो आप ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हो कि भैया हम लोग अभी करंटली कहां स्टैंड करते हैं। बट उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे फोर्सेस या फिर हमारे सोल्जर्स इनको जवाब देने के लिए कैपेबल नहीं। इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी कोई कंपैरिजन ही नहीं है, पर हमको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि भैया दोनों तरफ से लॉसेस होंगे। अगर कल को वॉर होती है तो जिनके बच्चे सोल्जर बने हुए ना उनके पेरेंट्स से जाके एक बार बात करो। जान सूख जाती है लोगों की, भैया मेरा बेटा लड़ने गया हुआ, तो वॉर कभी भी एक अच्छा ऑप्शन है ही नहीं। और दूसरा, वॉर से उन लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है जो बॉर्डर स्टेट्स के अंदर रहते हैं। मेरी खुद की फैमिली बॉर्डर स्टेट्स के अंदर रहती है और जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था ना भाई मैं डरा बैठा होता था। रोज ही ड्रोन्स आ रहे हैं, रोज ही ड्रोन्स की क्लिप्स आ रही है, उनके घरों के ऊपर से ड्रोन जा रहे हैं, बहुत डर लगता है इन चीजों में। जिनकी फैमिली में से कोई सोल्जर नहीं है या फिर कोई भी बॉर्डर स्टेट के आसपास नहीं रहता उनके लिए बोलना बहुत आसान है। कोई बंदा यूपी के अंदर बैठा हो, बिहार के अंदर बैठा हो या फिर दिल्ली के अंदर भी बैठा हो, बहुत इजीली बोल सकता है कि भैया लड़ो। मोदी जी को तो जाके पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए, जम्मू कश्मीर को दोबारा एक्वायर कर लेना चाहिए, बातें ही अच्छी है। ग्राउंड रियलिटी पे अपने खुद के लोगों को लड़ने के लिए भेजने के लिए बहुत गट्स चाहिए होते हैं भाई। तो यहाँ पे डिसीजन अग्रेशन और दिल से नहीं लिया जाता, दिमाग से लिया जाता है, कैलकुलेटिव डिसीजन होते हैं यहाँ पे। और हम लोग पाकिस्तान के ऊपर इतनी बात करें सिर्फ इसलिए क्योंकि एक स्पेकुलेशन है कि भैया शायद पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, और शायद के अंदर भी काफी ज्यादा % चांसेस है अकॉर्डिंग टू मी कि पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा। पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अभी इससे रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी। और हम लोग यहाँ पे जो भी सारी की सारी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं वो सारी की सारी मेरी स्पेकुलेशंस के ऊपर की जा रही है, जिससे तुम लोग ये चीज को ध्यान में रखो कि हम लोग कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना करें। ठीक है, समझ आ चुका है कि हमारे देश के नेता है वो एक अच्छा डिसीजन लेंगे, हमको उन पे ट्रस्ट करना चाहिए। पर अभी चल क्या रहा है, अमित शाह ने एक बहुत ही एग्रेसिव स्टेटमेंट दिया जिसके बारे में मैं तुम्हें एंड के अंदर बताता हूं। पर उससे पहले कुछ लोग ये गेम खेल रहे हैं कि भैया ये पूरा का पूरा अटैक बीजेपी ने करवाया। अभी क्योंकि मैं गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट में बोल रहा हूं जो कि मैं यूजुअली नहीं बोलता हूं, या फिर मैं प्रो बीजेपी कॉन्वर्सेशन कर रहा हूं जो कि मैं यूजुअली नहीं करता हूं, तो तुम्हें लगेगा ये वीडियो खरीदी हुई। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस टाइम पे जो भी टेररिस्ट होते हैं ना उनका एक ही एजेंडा होता है, बांटो। और मेरा इस वीडियो से सिर्फ यही एजेंडा है कि मैं पर्सनल ओपिनियंस को साइड हटाऊं और ना बटने दूं, और तुम लोगों के सामने लॉजिक्स लाके रखूं कि भैया मैं ये जो सारी बातें बोल रहा हूं ये किस बिहाफ पे बोल रहा हूं। सबसे पहले लोग बोल रहे हैं कि भैया ये बीजेपी ने करवाया, समझ आता है तुम लोग किस माइंडसेट से बोल रहे हो, क्योंकि तुमको उस पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। मेरे कमेंट सेक्शन भरे हुए हैं कि भैया बीजेपी का हाथ है, उन्होंने करवाया होगा, भाई तुझे नहीं पता, तू तो अभी छोटा है, तू तो बच्चा एंड सोन थिंग। बहुत सिंपल गेम, दो चीजें बोल रहे हैं, एक तो वोट चोरी और दूसरा इलेक्शन। जिस दिन अटैक हुआ उससे अगले दिन सुबह इलेक्शन था। अगर इलेक्शन के लिए बेनिफिट उठाना होता तो ये अटैक काफी पहले हो चुका होता, तब जाके बोला होता कि भैया हमारे लोग मर चुके हैं, हमने अटैक कर दिया, हमने जवाबी कार्रवाई कर दिया, फिर कर देंगे। उस टाइम पे उसके ऊपर वोट मांगे जा सकते थे। इस टाइम पे अगर एक रात को अटैक हुआ और अगले दिन सुबह इलेक्शन है तो ये बीजेपी के खिलाफ ही है, क्योंकि लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना कि भैया अमित शाह क्या कर रहा है, तो बीजेपी वाले वोटिंग से एकदम पहले रात को अपने खिलाफ तो कोई प्रोपेगेंडा नहीं चलाएंगे। और दूसरा पॉइंट था भैया वोट चोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसलिए कर दिया होगा। भैया वोट चोरी की एक पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, बीजेपी ने फक्स ही नहीं दिए थे, और अभी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी काफी टाइम हो चुका है, उन्होंने फिर भी फक्स नहीं दिए। थोड़ा सा चीजों को एक करेक्ट और बैलेंस्ड माइंडसेट से एनालाइज करो तो मैं समझ आएगा मैं सही बोल रहा हूं। एंड एक और चीज जो सोशल मीडिया के ऊपर घूम रही थी कि भैया ठीक है भैया जो भी हो गया, जो भी डिसीजन लेगी सरकार हम मान लेंगे, पर ये हुआ ही क्यों, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एंड उसके पीछे एक ही नाम आता है एंड दैट इज अमित शाह। अगर हमारे देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के अंदर कुछ भी अच्छा या बुरा होगा तो उसके लिए एक ही आदमी जिम्मेवार होगा, वो है अमित शाह, क्योंकि वो हमारे होम मिनिस्टर है। अभी अटैक हुआ, जितनी इंफॉर्मेशन अभी तक आई है 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 13 से ज्यादा लोग मर गए, जिसमें से 5 लोगों की अभी तक पहचान भी नहीं हुई है। ये ब्लास्ट इतना ज्यादा भयानक और गंदा था कि भैया लोगों के शरीर नहीं मिले, उनके हिस्से मिले हैं। जिनके फैमिली वाले मिसिंग है ना उनके पेरेंट्स का DNA लेके मिलाया जा रहा है कि आपका बच्चा कौन सा है, क्योंकि
हुई बॉडीज इस हालत में भी नहीं है कि उनको पहचाना जा सके। तो यस, ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है जिसके ऊपर अमित शाह रिस्पॉन्सिबल है और उनको ये जवाब देना होगा कि ये बॉम्ब मटेरियल इंडिया में आया कैसे। ऑल्दो जो बॉम्ब अभी ब्लास्ट हुआ है वो अमोनिया से हुआ है। अमोनिया एक लीगल चीज है जिसको आप लोग जाके स्टोर पे खरीद सकते हो। उसके बाद एक रेगुलेटर लगा के उसको बॉम्ब में कन्वर्ट कर दिया गया था, जो कि एक अलग स्टोरी है जिसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज भी नहीं है और मिस इन्फॉर्मेशन अगेन मैं देना नहीं चाहता। और जो हमारी मीडिया ने बताया मैं उसको पक्का मिस इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ और तुम्हें दे नहीं रहा, क्योंकि जहां से पीछे से इन्फॉर्मेशन आई मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा। पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तरीके से बॉम्ब बनाया गया। पर जिस टाइम पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उससे एकदम कुछ टाइम पहले ही फतेहाबाद के अंदर एक डॉक्टर पकड़ा गया जिसके पास 350 किलो बॉम्ब मटेरियल था। सेम ऐसे ही हुआ पिछले कुछ दिनों के अंदर 3000 किलो से भी ज्यादा एक्सक्लूसिव मटेरियल पकड़ा गया। AK-47 राइफल्स पकड़ी गई और काफी सारे टेररिस्ट को पकड़ा गया। और वो टेररिस्ट कौन थे? डॉक्टर्स। एंड तुम लोग समझो कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज तक हम लोग ये सोचते थे कि भैया जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है ना वो टेररिस्ट बन जाता है। जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है वो पैसे कमाने के चक्कर में ऐसे काम करता है। जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान। बट जब हम लोगों ने देखा कि भैया पढ़े लिखे डॉक्टर्स ये काम कर रहे हैं, तब हमारे सामने क्वेश्चन आया कि भैया ये काम कोई भी कर सकता है। जो भी लोग इनको 70 हुरों के सपने या फिर एक जन्नत का सपना दिखा के भेज रहे हैं उसके अंदर कोई भी पागल बन रहा है। तो अगर आप लोग इस चीज के ऊपर क्रिटिसाइज करना चाहते हो कि भैया ये ब्लास्ट क्यों हुआ, डेफिनेटली आप लोग अमित शाह को पर्सनल लेवल पे अपने मन के अंदर या फिर सोशल मीडिया पे कहीं पे भी आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। और उसके साथ साथ 3500 किलो के आसपास एक्सक्लूसिव को पकड़ा गया, उसके लिए अप्रिशिएट करना बिल्कुल मत भूलना। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि दिसंबर के आसपास के लिए बॉम्ब प्लान हो रहा था। अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, मीडिया रिपोर्ट में पहले बता। सुनने में यह आ रहा है कि ये एक पैनिक अटैक था। जैसे इनको समझ आया कि इनके दोस्त पकड़े जा रहे हैं तो एक डॉक्टर गया, उसने अपनी गाड़ी के अंदर एक्सप्लोसिव भरा और एक जगह पे जाके फट गया। और इसको पैनिक अटैक भी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो जो बॉम्ब था ना वो एक रियल बॉम्ब था भी नहीं। मतलब था तो वो एक रियल बॉम्ब ही और वो फटा भी, वरना उस बॉम्ब को पूरा नहीं बनाया गया था। अगर उसको पूरा बनाया जाता तो उसका और ज्यादा इफेक्ट आता। वो बॉम्ब अभी तक हाफ प्रिपेयर्ड था और उसको जाके ब्लास्ट कर दिया गया पैनिक सिचुएशन के अंदर। और वो सिचुएशन क्या थी कि भैया मैं भी पकड़ा ना जाऊं क्योंकि मेरे सारे के सारे साथी पकड़े जा रहे हैं। और ये एक स्पेकुलेशन है जिसको मोस्टली सारे कर रहे हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, बट ऑफिशियल रिपोर्ट्स में ये बोला गया कि ये बॉम्ब पूरी तरह से तैयार नहीं था। और इसी रीजन से हमारी एजेंसीज को ये चीज पता करने में बहुत टाइम लग गया कि भैया एक CNG ब्लास्ट था या बॉम्ब ब्लास्ट। क्योंकि एक्चुअल में जब एक फुली प्रिपेयर्ड बॉम्ब होता है तो उसके कुछ ना कुछ चीजें रह जाती है जिससे पता लगाया जा सकता है कि ओके यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। बट ब्लास्ट होने के बाद वहां पे कोई भी ऐसी चीजें मिल नहीं थी जिससे ये पता लगाया जा सके कि भैया ये बॉम्ब था, क्योंकि बॉम्ब पूरा बना नहीं हुआ था। उसके बाद फोरेंसिक टीम आई, उन्होंने जांच करी और उसके बाद रात को डिक्लेयर किया गया। और अभी सोशल मीडिया के ऊपर I-20 से शुरू हुए थे, देन एक लाल गाड़ी के ऊपर आ गए, फिर तीसरी गाड़ी के ऊपर आगे काफी चीजें चल रही। मैं उस पूरी कॉन्वर्सेशन को एंटरटेन नहीं करना चाहता। अगर तुम लोगों को देखने में मजा आ रहा है तो तुम लोग मीडिया के ऊपर देखो, कोई और बंदा वीडियो बना रहा है उसके ऊपर देखो। मैं तब तक इसके ऊपर नहीं बोलूंगा जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता। और अगर तुम लोग भी मेरा वेट ना करके ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी कहां से। अगर कोई भी बयान अमित शाह देते हैं जो उन्होंने दिया है, जिसको मैं अभी एंड के अंदर कवर करता हूँ, या फिर मोदी जी देते हैं, या फिर हमारे डिफेंस मिनिस्टर देते हैं, या फिर हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर देते हैं, या फिर हमारी NIA एजेंसी देती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इंडिया की एजेंसी है, यही अब इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, या फिर कोई भी पुलिस या फिर किसी भी तरह की गवर्नमेंट ऑफिशियल से कोई भी रिपोर्ट आती है तो उसको मान लेना वो सच है। अगर कोई भी BBC, कोई भी बाहर का मीडिया, कोई भी डोनाल्ड ट्रंप, कोई भी हमारा पाकिस्तान, कोई भी हमारे ओपोजिशन के नेता, या फिर कोई भी ये सस्ती मीडिया कुछ भी बोले, नहीं मानना। क्योंकि इस वीडियो का यही एजेंडा, ना ही फेक न्यूज फैलाऊंगा ना फैलने दूंगा। बट एंड के अंदर अमित शाह ने क्या बयान दिया? अमित शाह ने बोला कि भैया जिन भी लोगों ने सारा का सारा कांड किया उनको माफ नहीं किया जाए, जो कि ऑब्वियस है कि भैया नहीं करेंगे। साथ में ये बोला गया कि उसको ऐसी पनिशमेंट दी जाएगी कि भैया पूरी दुनिया याद रखेगी कि भैया ऐसा अटैक इंडिया के ऊपर दोबारा ना हो। अभी इस चीज से क्या चीज को रेफर की जा रही है उसके ऊपर हम लोग स्पेकुलेशंस कर सकते हैं, हम लोग पाकिस्तान एंगल को ऐड कर सकते हैं, हम लोग किसी और एंगल को ऐड कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं इसके ऊपर। बट अभी की डेट में ऑफिशियल स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ इतनी ही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो आज के लिए इतना ही। TTP और पाकिस्तान के ऊपर जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है अफगानिस्तान के साथ, उसके ऊपर यहाँ पे एक वीडियो आ रही है, वो देख लेना। अगर वो नहीं देखनी है तो यहाँ पे डाउरी के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, उसको देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो थी। और मैं तुमसे मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जाने से पहले प्रोटीन एक्स डायबिटीज केयर को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। अभी बीटो का ग्लूकोमीटर इसके साथ एकदम फ्री में मिल रहा है।